हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 24-25 का। तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्ज़ाम जो अभी अभी हुआ है, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। एंड जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरह से आपको रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए अभी। तो अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे। एग्ज़ाम कैसा गया ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। 8th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 24-25 के लिए। तो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको तो अपने आंसर चेक करने ही है। कैसा गया एग्ज़ाम जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो ये इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन सेक्शन ए के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इक्वेशन का ही है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और प्लेलिस्ट सेक्शन जिन्होंने प्लेलिस्ट के वीडियोस कर रखे होंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से कर लेना। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आए हुए जो भी PYQs थे प्लेलिस्ट के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 2/3x + 1 = 7/3 फाइंड करना है x। तो जिन बच्चों का एग्जाम हुआ जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर भी बता दीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराने जा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे करना था। तो यहाँ पे ये x वाला टर्म है ना, और ये नंबर वाला है, तो नंबर वाला टर्म को इस साइड भेज दो, क्योंकि यहाँ भी नंबर गिवन है, तो जो भी नंबर होता है नंबर की साइड चला जाता है ना। तो ये +1 है तो इधर जाके -1 हो जाएगा। अगर नंबर यहाँ से इधर से गया तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये फ्रैक्शन है ना, तो इस वाले नंबर का LCM लेने के लिए इसको भी फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, वैसे तो जल्दी हो जाएगा जिसको ये जल्दी जल्दी सॉल्व करना आता है, बट फिर भी मैं इसको समझा रही हूँ कैसे करना है, इसलिए टाइम लगेगा। अदरवाइज आपको तो जिसको इक्वेशन आती है जल्दी जल्दी कर ही लोगे। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन बना के माइनस कैसे करते हैं, LCM लेके ना। 3 और 1 का LCM लो, 3 आया। फिर 3 में 3 कब आता है, 3 में 3 आपका 1 पे आता है, तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। और फिर 1 में 3 कब आता है, 3 पे आता है ना। 1 में 3 कब आता है, 1 की टेबल में 3 पे आता है, तो ये 3 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। और ये 3 पे 1 पे आता है, तो इसलिए ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करा 7। तो फिर अब देखो इसके अपॉन में भी 3 है, इसके अपॉन में भी 3 है, और ये 3 किसी से प्लस माइनस तो हो नहीं रहा है, तो आप चाहो तो इसे यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। 3 से 3 कट गया, और 7 - 3 4। तो 2x 4 है, तो x निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाता है। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 आंसर आएगा। किस किस बच्चे का आंसर 2 आया कमेंट करके बताइएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने डिटेल में समझा दिया है, आपको इक्वेशन अगर अच्छी तरह से आती है तो आप जल्दी जल्दी कर ही लोगे, है ना। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, ताकि जल्दी जल्दी हम इसके सोल्यूशन कंप्लीट कर ले। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एरिया गिवन है 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको निकालनी है और एरिया गिवन है। तो जब भी एरिया गिवन हो तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगाओ और साइड निकालो। तो देखो कैसे करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन था 441, और आपको सबको पता है स्क्वायर की तो साइड सेम होती है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर में देखो ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड।
तो साइड इंटू साइड को हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। साइड इंटू साइड, साइड की पावर 1, साइड की पावर 1, साइड की पावर 2 हो जाएगा। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर होता है, और ये आपको गिवन था। अब आपको साइड स्क्वायर लगाना, तो इसको भी फैक्टराइज करके स्क्वायर में बदल दो, या फिर सिंपल है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट निकाल लो। अब स्क्वायर रूट ऑफ 441, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको पता होना चाहिए 21 का होता है ना, या फिर आप ऐसे प्राइम फैक्टर वाले तरीके से कर लो। 441 के प्राइम फैक्टर करें हमने 3377, तो 2 3 आए, 2 7 आए, है ना, प्राइम फैक्टर कर दिए। अब आपको पता है 3 पे भी स्क्वायर लगा सकते हो, 7 पे भी स्क्वायर, तो जब 3 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, तो हमने 3 और 7 पे एक खट्टा स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, तो साइड आ जाएगी 3 7 जा 21। तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन से डायरेक्ट स्क्वायर हटा के इसका स्क्वायर रूट निकाल के भी निकाल सकते थे, है ना। तो 21 सेंटीमीटर आंसर है, बी ऑप्शन। किस किस बच्चे का ये आंसर आया है कमेंट करके बताइए, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी अपने आंसर्स मैच कर सके, और जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए उनके लिए भी ये हेल्पफुल रह सके। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्यूब रूट निकालना है 0.027 का। तो 0.027 का क्यूब रूट का मतलब हिंदी में अगर कहे तो हिंदी वालों को अगर समझना है तो ये घनमूल निकालना है आपको, है ना। तो कैसे निकालते हैं क्यूब रूट? तो देखिए 0.027 का क्यूब रूट का ये साइन होता है, ऐसे सिंबल बना के अंदर 3 लिखते हैं ना। तो अब आपको पता है कि पहले तो ये डेसिमल हटाओगे, तो डेसिमल कितने के बाद है 1 2 3, तो 3 का मतलब 1000 आ जाएगा नीचे, है ना। अब 27 के क्यूब रूट निकालना है तो इनके प्राइम फैक्टर कर लो अंदर। तो 27 के प्राइम फैक्टर करो 3 3 3, ये प्राइम फैक्टर करने तो सबको आते ही होंगे ना। 27 का प्राइम फैक्टर पहले 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो 3 3 3 3 बार आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ऐसे 10,000 में 3 जीरो है तो 10 10 10 ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब आपको पता है ये क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, अंदर 3 3 के ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर निकालते हैं। तो जब क्यूब रूट होता है तो 3 के ग्रुप में से निकालना चाहिए, और स्क्वायर रूट होता तो 2 2 में से निकालते हैं। तो ये 3 का ग्रुप है ना, 3 है और 3 के ग्रुप में है, तो 3 3 में से एक 3 बाहर आ गया, तो ये रूट का साइन हट जाता है क्यूब रूट का। ऐसे ये 10 10 10 3 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। अब ये 3/10 को आपको ऑप्शन में डेसिमल दिया है, तो इसलिए 10 ए में एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये 0.3 डी ऑप्शन इसका आंसर है। डी ऑप्शन किस किस ने टिक किया क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हमें 90 सेंटीमीटर का रेशियो 1.5 मीटर से निकालना है। अच्छा, रेशियो का मतलब इसको इससे डिवाइड करना होता है, लेकिन देखो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो रेशियो तभी डिवाइड हो पाएगा जब यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ सेंटीमीटर में है, ऊपर वाला 90 सेंटीमीटर में है ना, तो इस मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में बदलो। तो ये 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतने मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो इतने 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो जब भी हम रेशो निकालते हैं तो यूनिट पहले सेम करनी होती है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो नीचे एक के बाद डेसिमल है ना, एक नंबर पे डेसिमल है, तो एक डेसिमल हटेगा यहाँ से तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो ये 10 से एक जीरो यहाँ से कटी, एक जीरो इससे कट गई, दोनों जीरो कट गई ऊपर वाली, तो 9/15। अब 9/15 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है ना। तो ये 3/5 ये सिंपलेस्ट आ गया ना फॉर्म, तो 3/5 यानी 3:5 इसका आंसर है। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सेक्शन ए में। तो डी ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर है, हाइट एच है। तो यहाँ पे किसी भी सिलेंडर का टीएस से निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो रेडियस दी है और हाइट एच दी है, तो टीएस से सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा होगा 2πr+h, ये फॉर्मूला होता है टीएससी का। बाकी इसको आप निकालने का तरीका वैसे ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, अदरवाइज आपको तो जस्ट आंसर पे टिक लगाना है। तो टीएस से जो होता है ना सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस करते हैं 2πr², क्योंकि सिलेंडर ऐसा होता है ना
तो अगर कर्ड सर्फेस है तो सिर्फ इसकी जो वॉल्स दिखते हैं ये होता है, बट TSA है इसमें, CSA में 2πr², यानी एक ये πr² और एक ये πr², तो 2πr² जुड़ जाता है। और फिर CSA तो पता है सबको, सिलेंडर का कर्ड सर्फेस एरिया क्या होता है, 2πrh, और इसमें ये जोड़ दो तो ये 2πr कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 2πr इसमें भी है इसमें भी है ना, तो इसमें से एक h बचेगा और इसमें से एक r बचेगा अंदर, तो ये 2πr h+r या फिर r+h भी लिख सकते हो, तो C ऑप्शन इसका आंसर है। तो TSA होता है 2πr r+h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ मनोज बॉट 12 पेन्स फॉर 156, फाइंड करना है 7 पेन्स का कॉस्ट। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड लगेगा या फिर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो इसको। तो देखिए 12 पेन का कॉस्ट गिवन है आपको 156, और अगर 12 से सीधा 7 का निकाल नहीं सकते, पहले 1 पेन का निकालो, है ना। तो जब भी 12 पेन का पता और 1 का निकालना हो, ईच या 1 का निकालना होता है, तो आप 1 का निकालते तो डिवाइड करना चाहिए। तो ये जो 12 की कॉस्ट है उसको 12 से अगर आप डिवाइड कर दोगे, तो 12 से डिवाइड करोगे हाँ जी, क्लास 9th का भी कराएंगे, अभी क्लास 9th का एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें भी कराएंगे। बाकी अभी 8th वाले बच्चे मैच कर लीजिए अपने आंसर्स, एंड जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए उनको इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो 12 से 1 का निकालना है, तो 12 से आप डिवाइड करो जब भी 1 का निकालना हो। तो 12 से डिवाइड किया, तो देखो 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 156 को 12 से डिवाइड करने का मतलब, या तो आप डायरेक्ट 12 से डिवाइड करो, नहीं तो कैंसिल करो। पहले ये 12 और अच्छा 7 का निकालना है ना, 1 का निकाला तो डिवाइड करना है, और फिर 7 का निकालना है, तो जो भी 1 का आएगा डिवाइड करके उसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। यूनिटरी मेथड सबको आता होगा। तो पहले ये 12 से 156 किससे कटेगा, ये 3 के टेबल में 4 पे आएगा, 3 हो जाए, और ये भी 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर ये 4 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा, एक बचा, और 4 3 जा, और फिर 13 बचा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना 91, यानी एक पेन का तो 13 आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करके आपको 7 पेन का निकल जाएगा 91। आप चाहो तो इसे ऐसे करके यूनिटरी ये जो होता ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उससे भी कर सकते थे। कॉस्ट और नंबर ऑफ पेन, है ना, नंबर ऑफ पेन, कॉस्ट अगर 156 है तो पेन आपके 12 है, तो अगर आपको 7 पेन निकालना है तो इसको x मान लो, और फिर 156/12 इक्वल टू x/7। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये अपॉन में लेते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये कम है, अगर ये कम है तो ये भी कम, कॉस्ट भी कम होगी, ज़्यादा पेन होंगे तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये अपॉन ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकल जाएगा 91। ओके, तो 7 पेन का कॉस्ट 91 आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन पे टिक किया है जल्दी से कमेंट करके बताइए। 91 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं। तो पैरेललोग्राम तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ट्रैपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड है, सारी दोनों की दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती, इसमें एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो ट्रैपीजियम तो पैरेललोग्राम नहीं है। हाँ, काइट भी नहीं है पैरेललोग्राम। रोम्बस और रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम है, बट आपको एक कंडीशन दी है पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो रेक्टेंगल की तो सारी साइड इक्वल नहीं होती, उसमें तो जस्ट अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। किस किस बच्चे ने सी ऑप्शन पे टिक किया है रोम्बस पे, उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। तो सी ऑप्शन रोम्बस इसका आंसर है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस ने रोम्बस पे करेक्ट टिक किया है। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट रोम्बस की सारी साइड्स तो इक्वल होती है ना। रोम्बस की साइड, इनमें बोला है सारी साइड्स इक्वल, तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, और ये पैरेललोग्राम भी है, इसलिए रोम्बस इसका आंसर है। अगर रेक्टेंगल भी देखो एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बट रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल और रोम्बस ये पैरेललोग्राम है,
बट आपको बोला है कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। साइड्स की बात हो रही है, ना कि डायगोनल की। तो रोम्बस इसका आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो रोम्बस समझ आ गया, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। बाकी रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, बट उसकी जस्ट अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अपोजिट मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसकी सारी साइड पैरेलल नहीं है इसमें, तो इसलिए आंसर रोम्बस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको इनको फाइंड करना था, देखो कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूब रूट, ये देखो 3 है इसके अंदर, इस रूट के अंदर 3 है, यानी ये क्यूब रूट है। फिर उसके अंदर √256 है प्लस √121 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना था, और आंसर कमेंट कीजिए जिन्होंने ये एग्जाम दे दिया है। तो यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना है, ये इस पूरे जो सबसे बाहर है वो क्यूब रूट है, और फिर अंदर स्क्वायर रूट्स है, और फिर प्लस भी है। तो पहले हम जैसे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते ना, तो हम पहले अंदर वाला रूट सॉल्व करेंगे, फिर बाद में बाहर वाला। तो √256 को सॉल्व करो, तो √256 वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, 20 तक के स्क्वायर रूट आपको याद रखने होते हैं, 20 तक के स्क्वायर। तो जैसे कि आपको पता है 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है ना, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टर करके देख ही लेना, पेयर बना के। तो वैसे डायरेक्ट भी याद रखो 256, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। 256 16 का स्क्वायर है, यानी आप 256 को 16 × 16 लिख सकते हो। सेम ऐसे ही 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है ना 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 121 आता है। तो 20 तक के स्क्वायर आपको याद रखने, ताकि आपको स्क्वायर रूट याद हो जाए। तो 121 11 के टेबल में 11 टाइम्स आता है ना। अब आपको पता है स्क्वायर रूट जब भी हो तो दो पेयर में से, दो के ग्रुप में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो ये जो रूट है ना ये हट जाता है ना, ये पेयर बन गया ना दो का, तो ये रूट हट जाएगा जब एक 16 बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा। या आप डायरेक्ट याद रखो √56 16 का स्क्वायर रूट है, एंड √121 11 का। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। पहले प्लस करो, 16 और 11 प्लस करके 27 आएंगे, एंड देन लास्ट में ये क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट मैंने पहले भी समझा रखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, 27 के प्राइम फैक्टर कर लो, और क्यूब रूट का मतलब 3 का वो ग्रुप निकालना है बाहर। 3 3 जा 3 1 जा, तो 27 3 3 3 बार आएगा, और क्यूब रूट है तो 3 के ग्रुप में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 3 3 3 बार है ना, और क्यूब रूट है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्यूब रूट हट जाता है। ठीक है, तो 3 3 3 3 आंसर आएगा इसका। ओके, 3 आंसर है इसका 8 क्वेश्चन का, ए ऑप्शन इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वॉन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे लॉस। तो यहाँ पे बोला है क्रिकेट टीम 20 मैचेस खेलती है, उनमें से वो 25% जीत जाती है, और फिर उसने कितने मैचेस लॉस किए, कितना मैच लॉस किया परसेंटेज में से ये क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टोटल मैचेस आपको गिवन है 20 है ना, टोटल मैचेस 20 है, उसमें से वॉन की परसेंटेज दी है, वॉन मैचेस की परसेंटेज दी है 25%। जबकि आपको लॉस्ट मैचेस निकालने हैं, तो आप लॉस्ट की पहले परसेंटेज निकालोगे। लॉस की परसेंटेज कैसे आएगी, अगर वॉन की परसेंटेज 25 है तो लॉस की परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से इसकी परसेंटेज जो है वॉन की वो माइनस कर दो, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगी 75%। क्योंकि आपको लॉस्ट मैचेस निकालने थे, इसलिए आपने लॉस्ट मैचेस की परसेंटेज निकालनी है। अब लॉस मैचेस की परसेंटेज मिल गई 75% का, मतलब अपॉन 100, जब भी परसेंटेज लगाओ तो अपॉन 100 होता है। और 75% किसका, टोटल मैचेस का ना, तो टोटल मैचेस आपको 20 गिवन थे, तो 20 का 75%। अब ये 0 से 0 कैंसिल किया है, फिर 2 1 जा 2 5 जा 10 होता है, और फिर 5 से कैंसिल किया 5 1 जा 5 से ये घटेगा 7। तो ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन तो आपको आती होगी। 20 का 75%, तो आपको डायरेक्ट भी बताओ 20 में ये 100 आता है ना, 21 जा 25 जा, और फिर 5 से ये दोनों कैंसिल होंगे, 5 1 जा 5 5 जा 15। तो 15 लॉस्ट मैचेस है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। डी किसने टिक किया कमेंट करके बताइए। तो 15 मैचेस इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही कराया था, 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर कैसे करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी अंदर है ए और जो बी है, ए और बी को पहले प्लस करो फिर ए और बी को माइनस करो। तो ए क्या है, ये है ना 502, एंड बी क्या है 498, इनको प्लस करो फिर इन्हीं को माइनस करो, और बीच में यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होता है ये, ठीक है। अब इसको प्लस करो 1000 होता है, इसको माइनस करो 4 होता है, फिर मल्टीप्लाई कर दो 1000 इंटू 4 4000 होगा, 4 1 जा 4, 3 0 लग जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है 10th का। तो किस किसने 4000 आंसर लिखा है बताइए, और जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए वो अपने आप इसे करिए, फिर उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि अभी प्लेलिस्ट सेक्शन को आपने अगर चेक कर लिया है, करके देख लिया है, तो अब आपको ये ईजी लगेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उसको ज़रा चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको बोला है एक सर्कुलर शीट है, उसका एरिया निकालो और रेडियस गिवन है। तो सर्कुलर शीट का मतलब सर्कल का एरिया गिवन है, निकालना है आपको, है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको आनी चाहिए, 22/7 होती है, और आर स्क्वायर पे है तो यानी आर को 2 बार लिखना है। आर आपको 7 दिए तो स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखो, है ना, मल्टीप्लाई में। अब 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7 1 जा, तो ये 7 ये वाला 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर नहीं होगा, एरिया है ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने करा रखा था, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 0, और उसके ऊपर भी एक 0 है। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो पहले, फिर उसके ऊपर भी 0, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आप अंदर वाला सॉल्व कर लो। 3 की पावर 0 यानी 1 होता है। 3 की पावर 0, जब भी किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है। एक्स की पावर अगर 0 है ना तो ये आंसर 1 मिलता है, ठीक है। तो 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, और प्लस है ये माइनस है तो ये लगा दिया, और फिर ओवरऑल पे भी 0 पावर है। अब अंदर पहले सॉल्व करो, 1 1 प्लस करो 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और उस पर 0, 2 माइनस 1 1 होता है, और 1 की पावर 0। अब मैंने आपको क्या कहा, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0, पूरे ब्रैकेट के बाहर 0 है ना, यानी कुछ भी आंसर आए 0 तो है पावर, तो यानी 1 ही फाइनल आंसर है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने किया होगा कमेंट करके बता देना, और जिनके एग्जाम नहीं हुए उन्हें भी अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो सेक्शन बी में 100 एज अ सम ऑफ 10 ऑड नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 100 को आपको 10 ऑड नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है। तो देखो 100 वैसे भी आपको पता है ना 10 का स्क्वायर होता है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 100 होता है 10 का स्क्वायर। जो नंबर जिसका स्क्वायर होता है उतने ऑड नंबर से बनता है, यानी कि 100 अगर 10 का स्क्वायर है तो n अगर यहाँ पे 10 है तो आपको ये जो 100 है ना सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स होगा। 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, वो भी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम है 100। तो 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 फर्स्ट 10 याद रखना, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो 1 प्लस 3 ऑड नंबर्स लिखते जाओ, 1 से स्टार्ट करो, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, कितने हो गए, 5 हो गए ना, 6 हो गए। अभी और करो, 13 भी आएगा, 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो ठीक है, मान लो अगर 49 होता तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है ना। तो यानी कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लेने होते 49 बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो 100 को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, 4 साइड है ना, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड है। तो अब 4 साइड क्वाड्रिलेटरल है और इसके एक्सटर्नल एंगल दिए हुए सारे, ये एक्सटर्नल एंगल ही तो दिए हुए हैं, 50 90 बाहर है ना एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल दिए 90 50 110, और ये वाला एक्सटर्नल एंगल निकालना है। तो आपको पता है कोई भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, एक्सटर्नल एंगल का सम चेंज नहीं होता कभी भी। सारे एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना के दे रखा है क्वेश्चन में। ये वाला एंगल 90 दिया है, ये वाला 50 दिया है, ये वाला 110 दिया है, और ये वाला एक्स निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो यहाँ पे सारे एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल में फोर्थ वाला एक्सटर्नल आपको निकालना है। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी याद रखना, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो ट्राइंगल कोई भी पेंटागन भी हो, हेक्सागन भी हो, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, ये याद रखना आप। तो सारे एक्सटर्नल एंगल का सम कर दो, 90 प्लस 650 प्लस 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब इसमें एक्स को सॉल्व करना है आपको। तो पहले इन सबको जोड़ लो, 90 50 140, 140 में 110 जोड़ो 360, ये कितना होगा 140 और 110 250 हो जाएगा ना। और साथ में प्लस में एक्स भी है और इक्वल टू 360, एक्स निकालना है तो ये 250 प्लस है, वहाँ जाके माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 110। जो लास्ट वाला एक्स है वो भी 110 आएगा। तो ये टोटल करा 5 6 9 15, एक्स निकालना है तो इसको माइनस करो, तो ये आएगा 110। कमेंट करके बताना किस किस का 110 आया है, ये वाला एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड हो गया ना, फोर्थ है, फाइंड एक्स करना है। पाइथागोरन ट्रिपलेट दिए 6 8 है, तो ये आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट आती है ना, 6 8 के साथ कौन सा वाला आएगा 10 आएगा ना। तो कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट, कौन कौन सी पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है, 3 4 है तो 5 होता है ना, ये होती है एक पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक ऐसे 6 8 और यहाँ पे 10 होता है, अगर आपको याद है तो ये 6 8 के साथ 10 आता है, अदरवाइज आप निकाल लेना। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर लग लो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और फिर ये 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी ये 10 आ गया। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया था, ये 6 8 10 याद रख लिया। तो अब आपको बताइए 6 8 10 है और यहाँ पे आपको जो गिवन है 6 8 एक्स प्लस 1 गिवन है, एक्स प्लस 1, तो ये वाली पाइथागोरन ट्रिपलेट इसके इक्वल हो जाएगी। अब ये इसके इक्वल है तो ये 10 किसके इक्वल होगा एक्स प्लस 1 के, तो 10 इक्वल होगा एक्स प्लस 1 के। अब एक्स निकालना है तो एक्स यहीं रहेगा, ये प्लस 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का तो कितना आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले ये अंदर वाला स्क्वायर रूट, पहले सबसे पहले ये वाला स्क्वायर रूट, फिर जो आएगा उस ये वाला स्क्वायर रूट, और लास्ट में ये वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले ही सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करो। √2 to 5, √2 to 5 किसका स्क्वायर होता है, मैंने कहा है ना 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। तो 15 × 15 करोगे ना, या फिर लॉन्ग डिवीजन से निकाल लेना। 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा, क्योंकि 2 बार 15 जब होता है मल्टीप्लाई तब 225 होता है। स्क्वायर रूट है तो 2 के ग्रुप में से एक 15 बाहर आ गया तो रूट का साइन हट जाता है ना 15, यानी डायरेक्ट याद कर लो √25 15 का स्क्वायर रूट है। फिर इसको इसके साथ प्लस करो, तो इसको प्लस करोगे तो ये 169 हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर रूट बोला है निकालने को, तो 169 13 × 13 होता है, और 13 × 13 2 के ग्रुप में है ना, पेयर में है, तो एक 13 आ जाएगा, तो रूट का साइन, ये जो रूट का साइन था ये हट जाएगा। अब फाइनल रूट को सॉल्व करना है, तो इसको से प्लस करो 121, और फिर √121 11 × 11 होता है ना, उस पर रूट है, तो 11 2 बार है तो एक 11 बाहर आ गया तो रूट हट जाएगा, यानी फाइनल आंसर 11 होगा। इसका सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x। 1/4 x - 3 = 7। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, x वाले टर्म, ये x वाला टर्म है तो इसको तो यहीं रखो, ये नंबर है, नंबर के पास भेजो, तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, तो इसका साइन मत चेंज करना, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस कर दो, है ना। अभी 7 3 10 हो जाएगा, तो 1/4 x = 10। अब x निकालना है, तो x निकालना है तो ये 4 डिवाइड में ना, ये x के अपॉन में है ना, तो ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई चीज़ डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई, कोई प्लस माइनस में तो उधर जाके प्लस। तो 10 4 जा 40, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 256 मल्टीप्लाई करेगी ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो क्या मल्टीप्लाई करे कि ये एक परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर बन जाए, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 256 के। तो 256 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 1 जा 2, इवन है ना, तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 पे 5 नहीं आता, 2 2 जा 4 तो आता है, 4 आया तो 2 2 जा 4, तो 1 कैरी इधर चला गया। 16 कब आता है 8 पे, 2 8 जा, फिर से इवन है तो 2 पे जाएगा। 2 6 जा 18, 2 4 जा 8, फिर से इवन आ गया, 2 पे चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 पे फिर से जाएगा। 2 1 जा 2, अब 2 आया तो एक कैरी यहाँ चला गया, 6 12 बन गया। 2 6 जा, और फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, और फिर लास्ट में 2 2 जा, और फिर 2 1 जा लास्ट में, यानी 4 में भी 4 है। 2 2 जा 2 1 जा, कितने 2 आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 8 बार आया ना। तो यहाँ पे अगर क्यूब रूट बनाना है तो क्यूब रूट में ना 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। इसका 3 का ग्रुप बन गया, इसका भी 3 का ग्रुप बन गया, बट इस वाले 2 का 3 बार नहीं बना, ये 2 ही बार आया है, तो 3 का ट्रिपलेट नहीं बना। तो लास्ट वाला जो 2 है ना, 2 इज नॉट इन ट्रिपलेट। 2 क्या नहीं है, ट्रिपलेट में नहीं है। एक 2 की कमी है ना, ताकि ट्रिपलेट हो जाए, यानी 3 का ग्रुप बन जाए। तो ये 3 बार बनाने के लिए एक 2 और लाना पड़ेगा, यानी कि 2 ट्रिपलेट में नहीं है, तो एक 2, 2 2 है तो एक 2 और लाना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई में, तो हैंस 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इज मल्टीप्लाइड टू मेक, क्या करने के लिए, टू मेक 256 परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 2 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष ने सोल्ड किया एक टेबल 987 में, उसको लॉस हुआ 6% का, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल निकालना है। तो यहाँ पे इसका सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दिया और लॉस परसेंटेज दिया और कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस होता है उसके बीच में एक फॉर्मूला होता है, वो याद करना है। तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस दी है 987 रुपीज़ में, और लॉस की परसेंटेज दी है, लॉस की परसेंटेज है आपकी 6%, और आपको CP निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CP निकालने के लिए फॉर्मूला याद करना है। CP कैसे निकलता है, 100 में 100 माइनस लॉस, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना।
सीपी निकालने का 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो याद रखना ये माइनस लॉस, अगर लॉस है तो माइनस लगाना, अगर गेन परसेंट होता है तो गेन को प्लस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी फॉर्मूले में। और सीपी है तो यहाँ पे एसपी आ जाएगा। अगर एसपी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 100 माइनस लॉस ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा और इंटू सी। तो लॉस परसेंट 6 दी थी, 6 को पहले माइनस करो 94, फिर ये एसपी दिया है। अब इसे कैंसिल वैंसिल करके आंसर निकालो 94। ये इसमें किसी में आएगा 94, 7 में आता है शायद, 7 बन जा, नहीं 7 में नहीं आता, किसका आधा है ये, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, 47 पे आता है ये, 47 पे ये आता है। पहले से 2 से काटते हैं, 2 47, ये भी 2 से कटेगा 50, 47 पे शायद ये डायरेक्ट आएगा, करके देखना पड़ेगा, डिवाइड करके देखिए 987 को 47 से, नहीं तो डेसिमल में आएगा आंसर। 47 2 जा तो होता है 94, हाँ चला जाएगा, 47 बन जा, 47 पे ये डायरेक्ट आएगा, 47 बन जा, 47 पे ये 21 पे आएगा, और फिर 50 और 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके 21 को 50 से मल्टीप्लाई 1050, ये है आपका आंसर। जो सेलिंग प्राइस है वो 1050 आएगा। किस किस का आंसर सेलिंग प्राइस 1050 आया कमेंट करके बता देना। तो ये सीपी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना। एसपी निकालना होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे गेन होता है तो प्लस होता है यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो सेक्शन सी को हम नेक्स्ट पार्ट में कर ले क्या, कमेंट करके बता देना मुझे। सेक्शन सी डी ई ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इन सब के सोल्यूशन अगर आप चाहते हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कम से कम 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो ताकि आपको जल्दी जल्दी इनके आंसर्स मिल सके। चलिए सेक्शन सी और मैं करा देती हूँ, सेक्शन डी और ई को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगी। तो क्वेश्चन 8 आपका ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है। तो ये तो आई होप सबको आता होगा। ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है 100 और लेंथ एक पैरेलल साइड की ट्वाइस है दूसरे की। तो यहाँ पे जब भी ट्रेपेजियम का एरिया होता है तो ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसमें एक साइड एक पेयर पैरेलल होता है, ये वाला पेयर इसके पैरेलल होता है, जो दूसरा पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए ट्रेपेजियम के लिए। तो ट्रेपेजियम में ये पैरेलल साइड है ना, ये वाली इसकी, तो मान लो ये पैरेलल साइड ए है और ये बी है, ठीक है। इनका हमें लेंथ नहीं मालूम, हमने इन्हें ए और बी मान लिया, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है। ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है ना। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 100 मीटर है, ओके। तो ये डिस्टेंस, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आपका था क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और फिर इनटू में जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम के एरिया का। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मैंने ए और बी मानी है, ए प्लस बी
फिर इनटू में एच कितना है आपको 100 दिया हुआ है, और एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया निकालना नहीं है, एरिया दिया 10,500। अच्छा ये मीटर स्क्वायर में दिया, अब ध्यान दो कि सारी चीज़ें मीटर में होनी चाहिए, तो यस ये भी मीटर में है, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। 10,500 मीटर स्क्वायर में, और ये भी मीटर में है। अब आपको एक कंडीशन दी है ए और बी में कि जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो दूसरे का कितना टाइम्स है, ट्वाइस है, यानी कि लेट ए जो पैरेलल साइड है उसको एक्स मान लो, तो बी जो पैरेलल साइड है वो 2x हो जाएगी, है ना। समझ आया। तो हाफ ए की जगह एक्स रख दो, बी की जगह 2x रख दो इंटू 100, और ये है 10,500। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x 2x 1x 2x को जोड़ने पे कितना x हो जाएगा 3x ना, और 2 से ये कट भी सकता है, 2 5 ज़ा 2 0, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ये नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस में है, पहले प्लस करो 3x इंटू 50 इक्वल्स टू 10,500। अब x निकालना है ना आपको, तो x के साथ ये 3 और 50 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे, अगर ये x निकालना है तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएंगे, भी 0 से 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 0, फिर 3 से भी कट जाएगा, 210 को 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 70, तो x आ गया आपका 70। तो x का मतलब पैरेलल साइड a थी ना, a जो है पैरेलल साइड वो x थी, तो वो तो 70 मीटर आ गई, और b उसका ट्वाइस है, तो 2 इंटू 70 यानी b आ जाएगी 140 मीटर। तो ये आपके आंसर थे। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखे हैं, या जिनके एग्जाम नहीं हुए उनको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आना चाहिए ट्रैपेजिज्म वाला। ट्रैपेजिज्म का कई बार एरिया निकालने को आता है, कई बार आपको गिवन होता है एरिया, ये या तो पैरेलल साइड में से कोई एक साइड निकालनी होगी, या हाइट निकालनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस वाला था, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया निकालना है, साइड गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है। अच्छा देखो, हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन करने की जरूरत, ध्यान दिया करो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होनी चाहिए सारी चीज़ें, या मीटर मीटर में होनी चाहिए, अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर तो पहले कन्वर्ट किया करो। अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का चॉइस वाला क्वेश्चन है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और इसका एरिया ना दो तरीके से निकल सकता है, एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बेस इनटू हाइट, या फिर इसका एक अपना फॉर्मूला भी होता है हाफ, इसमें दो डायगोनल है, ये वाला और ये वाला, तो इसकी जो डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, उसका हाफ, तो ये दोनों फॉर्मूले इसके एरिया के फॉर्मूले होते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें दिया क्या क्या है। तो आपको एरिया निकालना है, साइड 5 मीटर है, पहले मैं डायग्राम में वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये एक रोम्बस है, इसकी एक साइड 5 है, तो सारी साइड ही 5 5 होंगी, है ना। इसके अलावा उसका एल्टीट्यूड 4.8 है। एल्टीट्यूड का मतलब समझ के, जो इस साइड पे परपेंडिकुलर डलेगा उसी को एल्टीट्यूड कहेंगे। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला ले सकती हूँ, बेस भी पता है, हाइट भी पता है ना, बेस भी पता है और एल्टीट्यूड भी पता है। कितना बोला एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है 4.8, तो ये वाला फॉर्मूला ले लो। बेस कितना है 5 और एल्टीट्यूड हाइट कितनी है 4.8। अब हाफ डायगोनल 1 भी दिया हुआ है, एक डायगोनल आपको 8 दिया है और दूसरा आपको निकालना है। तो अब मेरे को डायगोनल 1 दे रखा है क्वेश्चन में 8, और डायगोनल 2 निकालना है। आप चाहो डायगोनल 2 को x मान लो, या फिर ऐसे ही रहने दो डायगोनल 2 को। तो ये 2 से ये कट गया 4 पे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में कट जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई में 4 है, और ये आपका आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसे, या ऐसे ही रहने देती हूँ, मुझे तो ये निकालना है, डायगोनल 2 निकालना है। तो ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड लाओ, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, फिर 4 से ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, एक के बाद डेसिमल है तो लगा दो यहाँ पे, 12 5 ज़ा 60, और इसमें भी एक के बाद डेसिमल है, तो डायगोनल 2 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डायगोनल 2 कितना आ गया आपका, अदर डायगोनल निकालना था आपको, तो ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करनी है पूरी इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2y माइनस 3/4 माइनस 3y माइनस 5/2y प्लस 3/4। तो जब भी ऐसे देखो, एक इक्वेशन होती है जिसमें पूरा पूरा ये फ्रैक्शन पूरा अपॉन में होता है, पूरा एक लाइन इकट्ठी होती है, और यहाँ भी इकट्ठा फ्रैक्शन होता है, यहाँ भी पूरा फ्रैक्शन होता है, इधर भी। तो आप इस इक्वेशन में क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। बट अभी ये पूरा अपॉन में अपॉन अपॉन पूरा नहीं है, ये बीच में माइनस भी आ गया, ये अलग अलग है। तो इसलिए हमें इनके ना सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, सारे सारे जो भी टर्म्स है। ये सिंगल, ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म है। तो सबके डिनोमिनेटर सेम करो। तो सबका 4 का एलसीएम ले लो। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके एलसीएम लेने पड़ते हैं डिनोमिनेटर की। तो 4 का एलसीएम तो 4 आएगा, है ना। एलसीएम करके देख लेना। अब यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो 2y माइनस 3/4 तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट 3y माइनस 5 में 2 है नीचे, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इस नीचे वाले को, ताकि 4 एलसीएम आ जाए। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर ऐसे ही इसके अपॉन में नीचे 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इसके ऑलरेडी 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। समझ आ गया। तो सबके एलसीएम लेके सबके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। तो इसका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। सेम ऐसे इसके 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो इसको 1 से करना ऊपर नीचे। अब सबके डिनोमिनेटर 4 बन गए, है ना। अब सबका डिनोमिनेटर 4 है, तो इसका 4 आया, तो 4 एक बार आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार 4 लिखो, और ऊपर क्या आएगा 2y माइनस 3 एंड माइनस ये 2 ब्रैकेट के बाहर है ना, तो 2 को पहले इससे अंदर मल्टीप्लाई करो। 2 में 3y का बात है 6, 2 3 6, और 2 में 5, 2 5 10। अब ध्यान दो, बाहर माइनस है, तो ये प्लस में है, तो ये तो माइनस में हो जाएगा। बट ये जो माइनस में है, क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका करो, इसका एलसीएम भी 4 आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो ये 4 है, तो इसका ऊपर क्या आ जाएगा 4y, और इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3। अब नीचे अपॉन में 4 दोनों में, तो कैंसिल कर सकते हो आप। अब इस इक्वेशन को इससे इक्वेट कर लो। तो प्लस का 2y माइनस का 6y, y को सॉल्व करो। प्लस का 2 माइनस का 6, तो प्लस माइनस माइनस का 4y बचेगा। बड़ा जो होता है उसका साइन लगता है। पहले प्लस माइनस माइनस करो, फिर साइन बड़े का लगाओ। ऐसे ही माइनस प्लस नंबर को नंबर से सॉल्व करो। माइनस का प्लस 3 और प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस होता है, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। 4y माइनस 3। अब ये 4y, ये माइनस का 4y है, इसको ये माइनस का है, तो इसको उधर भेज दो। तो ये तो अपनी जगह पे है, ये इधर से इधर गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये गया इधर, तो ये तो यहीं रहेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। अब इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना सबको। 7 और 3 10, और ये 4y 8y हो जाएगा। और y निकालना है, तो ये 8 मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू आपकी 5/4 आ जाएगी। कमेंट करके बताना किस किस का ये आंसर आएगा 5/4। बाकी कैलकुलेशन पार्ट एक बार देख लेना फिर से। तो ये 5/4 इसका आंसर है। बाकी एक बार आप खुद भी चेक कर लेना, आंसर मुझे कमेंट करना 5/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल जिसकी शेडो दी है 10 मीटर है, और हाइट ऑफ पोल निकालनी है जिसकी शेडो 15 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम हो। तो यहाँ भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाना है। टेबल बना लो इसको। तो देखो, एक पोल है, इसकी हाइट दी हुई है, एक तो हाइट दी है आपको, और एक पोल की आपको शेडो की हाइट दी हुई है ना। शेडो की हाइट या लेंथ जो भी करना है, लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ। तो अगर हाइट 14 मीटर है, तो शेडो की लेंथ 10 है मीटर में, ये मीटर में है सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर बोला है
कि पोल की हाइट निकालो, पोल की हाइट निकालो, हाइट ऑफ पोल निकालो जिसकी शेडो 15 मीटर है। यानी कि आपकी यार शेडो मैंने नीचे रखी है तो शेडो 15 है। अब इसकी ये वाली हाइट निकालनी, हाइट को x मान लिया। तो जब 14 हाइट थी तो शेडो 10 थी, अब शेडो 15 है तो ये कितनी होगी। तो आपको पता है अगर किसी भी पोल की हाइट ज़्यादा है तो उसकी शेडो भी तो क्या होती है, ज़्यादा ही बनेगी, और ऐसी हाइट कम होगी तो शेडो भी कम बनेगी। तो ये यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसा प्रोपोर्शन है ये, जब कोई चीज़ ज़्यादा और उसमें ज़्यादा ही हो और कम हो तो कम में हो, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ये अपॉन ये, ऐसे ये अपॉन ये, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को अपॉन में रखेंगे, इसको इसके अपॉन में रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालेंगे। तो एक्स को पहले 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिख दो सीधा, ये इंटू ये, और ये यहाँ लिख दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब x निकालना है आपको, तो ये 14 इंटू 15 तो अपनी जगह पे है, ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद 5 से कट गया ये दोनों, 5 2 जा, 5 3 जा, और फिर 2 से कट गया, 2 1 जा, 2 7 जा, और 7 3 जा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो 21। तो x आ गया 21, यानी हाइट ऑफ जो पोल है वो 21 है। कब, जब उसकी शेडो 15 है। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर था ना सारी चीज़ें, नहीं मीटर में है, मीटर में आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए जाते हैं। समझ आया। या इन्वर्स प्रोपोर्शन कब होता है, जब हाइट तो एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी चीज़ कम हो तो इन्वर्स होता है। तब आप इनको मल्टीप्लाई में लो, इसको इसके मल्टीप्लाई में। अगर ये इन्वर्स होता, कब होता है इन्वर्स, अगर कोई चीज़ कम है और दूसरी चीज़ ज़्यादा है तो इन्वर्स होता है। और फिर इसको इसके डिवाइड में ना लेके इसको इसके मल्टीप्लाई में लेते, ऐसे इसको इसके मल्टीप्लाई में लेते, और फिर एक्स के लिए आप सॉल्व करते, तब ऐसे करते। अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं करना था, अभी ऐसे करना था। ठीक है, तो आई होप सबने ऐसे किया होगा। आंसर कमेंट कर देना 21 किस किस का आ रहा है। बाकी हम इसके सेक्शन डी और ई को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो कमेंट करके बताओ कि कितने सही है। खासकर सेक्शन ए में आपके 12 में से कितने सही है, ये मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। एंड कितने क्वेश्चन, कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके बताना। तो ये हम सारे क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी दे दो, ताकि जल्दी जल्दी आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाए। और जिनके एग्जाम अभी नहीं हो उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। पहले भी कहा है बार बार, प्लेलिस्ट को अच्छी तरह किया करो। तो ये इसके सेक्शन ई के क्वेश्चन है, केस बेस्ड। तो इन सब के आंसर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। बाकी साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको भी चेक कर लेना, क्लास 8 की। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और इनके आंसर्स आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। और ये ग्राफ का क्वेश्चन था लास्ट वाला। तो सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एंड पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक पे चले जाना चैनल पेज से, तो उसमें पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए, इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्दी आ जाएगी।